हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की सारी डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो फाइनल एग्जाम में आती ही आती हैं, तो वो डेरिवेशंस को हम इस वीडियो में अच्छे से रिवाइज करेंगे। प्लस डेरिवेशंस के एक पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर लेना। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और आपके पूरे सिलेबस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, वो है मेयर्स फॉर्मूला की डेरिवेशन। यहां तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिराइव मेयर्स फॉर्मूला, बट हो सकता है आपको अभी पता ना हो कि मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है। तो मेयर्स फॉर्मूला होता है बच्चों, जो गैस की दो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स हैं सीपी और सीवी, उनके बीच में रिलेशन, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। ये हमको डिराइव करना है पहली डेरिवेशन के अंदर। या तो आपको एग्जाम में लिखा हुआ आएगा डिराइव मेयर्स फॉर्मूला, या आपको पूरा लिखा हुआ आएगा कि डिराइव अ रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। हियर्स नहीं लिखा हुआ आएगा, हीट्स ऑफ अ गैस, या फिर आपको लिखा हुआ आएगा डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो शुरू करते हैं बच्चों। सीपी और सीवी का रिलेशन डिराइव करने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, जो कि होती है Q इक्वल टू डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। जो स्टेटमेंट ये कहती है कि आप सिस्टम को जितनी भी हीट दो, सिस्टम उसे दो कामों में इस्तेमाल करता है, एक अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए और एक वर्क करने के लिए। इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मतलब हीट स्टोर करके रख रहा है वो, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाना मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करता है एक तो सिस्टम हीट, और दूसरा वर्क डन में। आप किसी भी सिस्टम को, आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, आपने उसको बाहर से हीट दी, तो उस गैस के साथ दो काम होंगे, एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एक वो एक्सपेंड भी होगी। तो टेम्परेचर बढ़ना यहां आ गया और एक्सपेंशन मतलब वर्क डन वो यहां आ गया। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर आप डेरिवेशंस रिवाइज कर रहे हो तो चैप्टर आपको आना चाहिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास सिलेंडर में एक गैस है, ठीक है। उस गैस का हमारे पास सपोज n मोल्स हैं या 1 मोल है, कुछ भी लेकर चल सकते हैं। यहां पर मैंने n मोल्स लिए हैं, तो चलो n मोल्स ही ले लेते हैं। सिलेंडर में एक गैस है और उस गैस के n मोल्स हैं उस सिलेंडर में, ठीक है। हमने सबसे पहले उस गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करना है, मतलब हमने उस गैस को हीट तो करना है लेकिन उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने देना। हमने उसको हीट करना है, लेकिन जैसे ही वो एक्सपेंड होना शुरू करेगी हम ऊपर से पिस्टन को दबा देंगे ताकि उसका वॉल्यूम ना बढ़ पाए, है ना। सिलेंडर ऐसे डायग्राम आपको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत मिलेंगे। यहां पे हमारे पास एक सिलेंडर है, इसमें ये येलो कलर की गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है। तो जब आप गैस को नीचे से हीट करते हो तो गैस एक्सपेंड करती है, लेकिन हम सबसे पहले गैस को हीट करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि जैसे ही गैस एक्सपेंड करने लगे हम ऊपर से दबा देंगे, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने सिस्टम को हीट दी छोटी सी डी क्यू, जिससे उसकी इंटरनल एनर्जी डी यू बढ़ी और वर्क डन हुआ पी डीवी, लेकिन डीवी तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम तो हमने बढ़ने ही नहीं दी, है ना। तो और दूसरा, आपको पता होगा डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी, है ना, एन सी डेल्टा टी। ये सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी डेरिवेशन आपको समझ में आएगी। अगर आप किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू हीट देते हो, उसके एन मोल्स हैं, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी सी है और टेम्परेचर उसका डेल्टा टी चेंज हुआ है, तो डेल्टा क्यू होता है एन सी डेल्टा टी। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पे हमने डेल्टा क्यू नहीं लिया, डी क्यू लिया है। डी क्यू को हम एन सी डी टी लिख रहे हैं, लेकिन सी की जगह सी भी लगा रहे हैं, बिकॉज अभी कौन सा केस चल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस चल रहा है, ठीक है। तो अब डीवी तो जीरो है, ठीक है, डीवी क्या है, डीवी जीरो है, तो सीधा डी क्यू इक्वल टू डी यू आएगा। और डी क्यू को हमने क्या लिख दिया, डी क्यू को हमने लिख दिया एन सीवी डी टी, और डी क्यू और डी यू बराबर है, तो हुआ ना डी यू क्या हुआ, एन सीवी डी टी।
तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, dt। अब हम उतने ही अमाउंट ऑफ गैस को यानी n मोल्स को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे और उतना ही टेम्परेचर चेंज लाएंगे। डेरिवेशन का लॉजिक समझ रहे हो आप? हमें प्रूव करना है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट देनी पड़ती है गैस को, Cv होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितनी हीट देनी पड़ रही है। दोनों केस में टेम्परेचर चेंज सेम होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक गैस के n मोल्स को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया, उतना ही टेम्परेचर चेंज कराया, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करके भी उतना ही चेंज कराएंगे टेम्परेचर में, और फिर हम जो दो हीट्स हमको मिलेंगी उनका डिफरेंस निकालेंगे और शो करेंगे कि वो R के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे तो dq इक्वल टू du प्लस पी डीवी इक्वेशन लगाएंगे। इस बार dq जो होगा NCP dt होगा, क्योंकि इस बार मोलर हीट कैपेसिटी Cp यूज करी जाएगी, और du प्लस पी डीवी। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज दोनों केस में सेम है तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हमने वहां भी du यूज किया, यहां भी du यूज कर रहे हैं। और du की जगह NCV dt यहां पे अगर हम लिख दें और इसको इधर ले जाएं, n कॉमन आ जाएगा, dt कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा, dt कॉमन आ जाएगा, Cp माइनस Cv बचेगा इक्वल टू पी डीवी। अब आप जानते हो कि Pv इक्वल टू nRT होता है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, कौन सा केस चल रहा है अभी, ये कौन सा केस चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला केस चल रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, उसको लिखेंगे एज इट इज P, वॉल्यूम का डेरिवेटिव dV, nr, T का डेरिवेटिव dt। तो P dV की जगह nr dt लिखा, dt से dt कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हुआ, और सीधा हमने प्रूव कर दिया Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होगा, R होगा। ठीक, समझे? नेक्स्ट डेरिवेशन, जो ये डेरिवेशंस हैं ये मतलब चैप्टर में जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में मैं नहीं लाया हूं, इन डेरिवेशंस को मैं लाया हूं इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक गैस है, वो एक ऐसे सिलेंडर में है जिसकी वॉल्स जो है वो परफेक्टली एडियाबैटिक है, यानी कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं है। अब वो गैस एक्सपेंड कर रही है, अब हीट एक्सचेंज तो है नहीं, बाहर से तो हीट ले नहीं रही है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंड करेगी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो एक गैस एक्सपेंड कर रही है जिसका टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हो रहा है अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस, तो बताओ उस गैस को कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। इसमें हमारे पास ये सिलेंडर में एक आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स P प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स P प्रेशर लगाएंगे नीचे से। तो मान लेते हैं हल्का सा इस पिस्टन को dx ऊपर धक्का मार दिया गैस ने, ठीक है, dx, और हल्का सा dx धक्का मारने के लिए गैस को वर्क भी बहुत कम करना पड़ा होगा। तो वो जो dv वर्क करा गैस ने इस काम के लिए, वो क्या हुआ, वो dv नहीं सॉरी dw जो वर्क करा गैस ने इस काम के लिए, वो क्या हुआ, वो हुआ f इंटू dx, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया, भाई प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो गैस है ये फोर्स कितनी लगा रही है, ये फोर्स लगा रही है प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पिस्टन का वो ए ले लिया हमने, तो F की जगह हमने रखा PA, तो PA इंटू DX हो गया। ठीक है, और PA इंटू DX, A इंटू DX क्या है, A इंटू DX है इतने पार्ट का वॉल्यूम, इतने पार्ट का वॉल्यूम, जितने पार्ट का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हुआ है। भाई A इंटू DX क्या है, दिस एरिया इंटू दिस लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये क्या हो गया, इतने पार्ट का वॉल्यूम हो गया ना। तो इसकी जगह हमने लिख दिया dV, तो ये कैपिटल P था तो यहां स्मॉल हो गया, इसको कैपिटल ही रखो, दिस इज प्रेशर, यहां कोई चेंज नहीं हुआ, तो ADX की जगह हमने लिख दिया dV। ठीक है, अब टोटल जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो V1 से V2 चेंज हुआ है, सो दैट इज टोटल वर्क डन बाय द गैस इज इसका इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2। अब क्या हम इसको आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो dV मतलब वेरिएबल V है ना, तो P यानी कि dV के साथ इंटीग्रेशन के रूल्स क्या हैं कि भाई dV अगर लिखा है यहां पे मतलब वेरिएबल V है, तो इसके साथ जो टर्म है वो या तो V का फंक्शन हो तो हम उसे इंटीग्रेट करें, या वो कांस्टेंट हो तो हम उसे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भेजें। अब P ना ही तो V का फंक्शन है और ना ही कांस्टेंट है ना, ये तो आइसो, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें हीट कंटेंट जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी है। तो क्या करें हम यहाँ पे, हम P को रिप्लेस करें। हमें पता है एडियाबैटिक स्टेट की
जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू के है, जिससे हम ले सकते हैं पी को इधर रखें, वी रेज टू पावर गामा को उधर भेजें, तो पी हो जाएगा के इंटू वी रेज टू पावर माइनस गामा। और यहां पर पी की जगह अगर हम रखें इसको, तो k इंटू वी रेज टू पावर माइनस गामा, के कांस्टेंट होता बाहर चला गया, वी रेज टू पावर माइनस गामा बचा। वी रेज टू पावर माइनस गामा को कैसे लिखेंगे, आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x रेज टू पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, लिमिट a टू b, लिमिट a टू b x रेज टू पावर n का इंटीग्रल होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी कि x की पावर एक बढ़ा दीजिए, अगर ये x क्यूब है तो इंटीग्रल होगा x की पावर 4/4, x की पावर एक बढ़ा दो और उसी नंबर से डिवाइड भी कर दो, तो ये है v की पावर माइनस गामा। तो हम क्या करें, हम क्या करें ऐसा नहीं, मतलब वैसा वाला हम क्या करें, नहीं n है ना पावर, तो n है यहाँ पे माइनस गामा, तो माइनस गामा में 1 ऐड कर दो, ये माइनस गामा में हमने 1 ऐड कर दिया, नीचे भी माइनस गामा में हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है, बस हमने लिखा उसको 1 को पहले लिख दिया, तो ध्यान रखना। सो दिस इज माइनस गामा प्लस 1, दिस इज माइनस गामा प्लस 1। फिर क्या करते हैं, हम वेरिएबल की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो v की जगह हमने पहले v2 पुट किया, 1 माइनस गामा तो हम बाहर ले गए, माइनस, फिर v की जगह हमने v1 पुट किया। फिर हम एक स्टेप आप याद रखो, इस k को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस k को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आप जानते हो एडियाबैटिक इक्वेशन की स्टेट, एडियाबैटिक प्रोसेस के इक्वेशन ऑफ स्टेट से ये आया है, जो कि होती है P1 V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इक्वल टू k, है ना। तो अगर आप k को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो जहां जहां V1 है वहां वहां आप लिखो P1 V1 रेज टू पावर गामा, जहां जहां V2 है वहां पे आप k की जगह लिखो P2 V2 रेज टू पावर गामा, तो ये आ गया। अच्छा, V1 बेस सेम है, पावर से ऐड कर दो, गामा से गामा कट गया, ये बचेगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट कि नीचे क्या था, गामा -1 कैसे आ गया, अच्छा 1 पहले लिख दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑल्सो आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो P1 V1 क्या हो गया, एनआरटी1, P2 V2 क्या हो गया, एनआरटी2। तो यहां पे अगर आप लिखोगे इनकी जगह तो एनआर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा T2 माइनस T1। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन का। वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस अब आइसोथर्मल कंडीशंस के अंडर एक्सपेंड कर रही है, मतलब गैस को आप हीट दे सकते हो, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशंस नहीं है, गैस को आप नीचे से हीट दे सकते हो, उस हीट को लेकर गैस सारी की सारी हीट अगर एक्सपेंशन में खर्च कर दे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, है ना, और यही केस है। अब गैस जो एक्सपेंशन में काम कर रही है अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, जब गैस का वॉल्यूम V1 से V2 बढ़ता है तो देखें जरा उस गैस को कितना वर्क करना पड़ता है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर T। भाई आइसोथर्मल है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो अपना जो स्टार्टिंग के सारे स्टेप्स हैं वो तो वैसे ही हैं, अपना जो डायग्राम है वो भी यही है, ठीक है। तो W इक्वल टू V1 से V2 PdV, यहां तक तो हम पहुंच गए। यहां पर भी वही प्रॉब्लम है कि P को ना बाहर ले जा सकते हैं ना इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज P अभी भी कांस्टेंट नहीं है, इस बार T कांस्टेंट है। तो अपने पास एक इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, उसमें से P की हमने वैल्यू निकाली nRT बाई V, ये रख सकते हैं, बिकॉज इसमें n बाहर चला जाएगा, r बाहर चला जाएगा और t भी बाहर चला जाएगा, बिकॉज t जो है इस बार वो कांस्टेंट है। 1/v बचेगा, 1/v का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग v, नहीं पता, अभी तक नहीं पता, बारी खत्म होने वाली है तो पता करो बेटा, इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों यहाँ पर इस बात के लिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पे आके सब इधर उधर देखने लगते हैं, उनको लगता है स्टेप कहाँ से आ गया। अरे भाई स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई भी दिक्कत है आप मेरे वीडियोस उठा के देख लो, 3 आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन आपको बता दिया बिल्कुल अच्छे से, ठीक। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो नेचुरल लॉग x होता है, इतना ही मैं बता सकता हूँ अभी,
लेकिन फिर नेचुरल लॉग क्या होता है उसके लिए मुझे लॉग की डिटेल में जाना पड़ेगा। लॉग पे भी बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया है जहाँ डिटेल में बताया नेचुरल लॉग और लॉग वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। लॉगरिथम नाम से आप सर्च करके मेरे चैनल नेम से वीडियोस ढूंढ के उनको देख सकते हो। 3-4 पार्ट में लॉग का भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना। बट 1/v का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग v। फिर हमने अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट करा। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कराना होता है। ये भी आप में से कई बच्चों को बात नहीं समझ में आएगी, तो जब तक आप लॉग वाला वो नहीं देखोगे आपको नहीं समझ में आएगी। और आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है P1V1 इक्वल टू P2V2। तो यहाँ से अपने को P1/P2 वैल्यू मिलेगी किसकी? P1/P2 वैल्यू मिलेगी V2/V1 की। तो V2/V1 को हम P1/P2 भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हुई है, प्रेशर भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ है। तो उनकी टर्म्स में V1 V2 या P1 P2 की टर्म्स में आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। केमिस्ट्री में भी है ना ये फॉर्मूला। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एक हीट इंजन है, वो हीट इंजन किसी सोर्स से जो सोर्स T1 टेम्परेचर पे है, उस हीट इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस है, वो उस सोर्स से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हीट इंजन पे बढ़िया वीडियो है मेरा, देख सकते हो जाके। और सिंक में जिस सिंक का टेम्परेचर है T2, उस सिंक में Q2 हीट रिजेक्ट करता है। सो दैट इज हीट इंजन। नॉर्मल यार कोई भी इंजन पकड़ लो, जैसे ट्रेन का स्टीम इंजन है, तो वहां से स्टीम क्या करती है? फर्नेस में से हीट लेती है ना। उस हीट को ट्रेन चलाने में खर्च करती है और बची हुई हीट को बाहर फेंकती है, ट्रेन धुआं छोड़ती है ना। तो कोई भी इंजन यही काम करता है ना, वो किसी सोर्स से हीट लेता है, SOURCE, किसी सोर्स से हीट लेता है, फिर काम करता है और बची हुई हीट को रिजेक्ट कर देता कि भैया तू जा, बच गई तू, मेरा काम खत्म। तो कितनी हीट इसने इस्तेमाल करी? अगर 100 जूल हीट ली और 20 जूल तो रिजेक्ट ही कर दी, तो ऑब्वियसली 80 जूल यूज करी ना वर्क करने में। तो वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2, है ना। नेट वर्क डन हो गया, गलत यहां पे प्रिंटिंग हो गई है, नेट वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2। ठीक है, ठीक कर लेना इसको। नेट वर्क डन हो गया Q1 माइनस Q2। पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा। तो बताओ एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी मशीन की, कि उसने आउटपुट कितना किया और एनर्जी इनपुट ली कितनी। तो इसने आउटपुट किया वर्क डन नेट, यूजफुल वर्क कितना किया इतना, और एनर्जी ली कितनी थी इतनी। तो एफिशिएंसी होगी Q1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 को दोनों से डिवाइड किया, यहां 1 बचा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ठीक है, तो ये छोटा सा डेरिवेशन 2 नंबर का आ सकता है। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बट उसमें ये हमको शो करने के लिए आता है कि एफिशिएंसी जो है वो 1 माइनस T2/T1 होती है, ये शो करो। तो एफिशिएंसी 1 माइनस Q2/Q1 तो हम लोग शो कर चुके हैं ऑलरेडी की होती है। ठीक है, अब हमको क्या शो करना होगा? अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 होती है। T2 आप समझ गए ना, T2 जो है सिंक का टेम्परेचर है जहां हीट रिजेक्ट हो रही, T1 सोर्स का टेम्परेचर है जहां से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हमें शो करना है कि एफिशिएंसी 1 माइनस T2/T1 होती है। तो हम सिंपली ये शो करेंगे Q2/Q1 जो है वो T2/T1 के बराबर होता है। ठीक है, कार्नोट इंजन वाला पार्ट ऑप्शनल है, अगर आपके स्कूल में कराया तो आप करना, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स में करवाया ही जा रहा है। तो पहला स्टेप कार्नोट इंजन में होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। भाई कार्नोट इंजन पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो पूरा नहीं समझाने वाला मैं। ठीक है, सिर्फ डेरिवेशन पार्ट की बात करते हैं। कार्नोट इंजन में पहला स्टेप होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें प्रेशर P1 से P2, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा दी। दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दूसरे स्टेप के लिए हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम अगर V2 से V3 चेंज हुआ, प्रेशर P2 से P3 चेंज हुआ, तो P2V2 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P3V3 रेज टू पावर गामा। तीसरा स्टेप होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो उसके लिए हमने फिर से आइसोथर्मल स्टेट की लगा दी, वॉल्यूम V3 से V4, प्रेशर P3 से P4 चेंज हुआ। चौथा स्टेप होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, फिर हमने उसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट एडियाबैटिक की लगा दी। फिर ये जो चारों इक्वेशंस आई है ना, अगर हम उनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें तो P1 P2 P3 P4 दोनों तरफ आएगा, वो कट जाएगा। यहां पे बचेगा V1 और V3,
और यहां पे बचेगा v1 और v3 की पावर गामा। तो v1 और v3 की पावर गामा इधर आएगा तो v1 v3 की पावर माइनस गामा हो जाएगा। तो एक v1 और v3 होल की पावर 1 यहां ऑलरेडी था और v1 v3 की पावर गामा इधर आके माइनस गामा हो गया, तो हम लिख सकते हैं v1 v3 की पावर 1 माइनस गामा। सिमिलरली यहां पे v2 v4 की पावर 1 थी और यहां v2 v4 की पावर गामा है, तो ये उधर जाएगा तो v2 v4 की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा। दोनों तरफ की पावर सेम है, हट जाएंगी। v1 बाय v2 इज v4 बाय v3, ये अपने को एक रिजल्ट मिला। ठीक है, ये हम सेव करके रख लें। अच्छा, Q2 बाय Q1 होगा क्या? Q2 कौन से स्टेप में हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम? पहले वाले स्टेप में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। तो Q1 जो है वो W1 के बराबर है और Q2 हीट रिजेक्ट होती है तीसरे स्टेप में, यानी Q2 जो है वो W3 के बराबर है ना। Q2 हीट रिजेक्ट होती है तीसरे स्टेप में जो हमारा है आइसोथर्मल कंप्रेशन वाला। ठीक, तो Q1 जो है वो W1 के इक्वल होता है, Q2 W3 के इक्वल होता है, तो दोनों स्टेप्स आइसोथर्मल वाले हैं। तो Q2 बाई Q1 W3 बाई W1, W3 हुआ, W3 में वॉल्यूम V3 से V4 चेंज हुआ है ना, तो 2.303 nRT2, उस वक्त टेम्परेचर T2 है, log V4 बाई V3, और 2.303 nRT1 log V2 बाई V1। ये नेगेटिवली है क्योंकि ये कंप्रेशन का वर्क है। ये सब कटा, ये बचा, लेकिन ये बच गया है ना, ये माइनस इसकी पावर में जाएगा क्योंकि a log b जो होता है वो log b की पावर a होता है। अब ये वाला जो है इसलिए इसकी पावर में जा सकता है log की ये वाली आइडेंटिटी यूज करके, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। सो T2 बाई T1 log V3 बाई V4 अपॉन log V2 बाई V1 हो जाएगा। और ये तो हम प्रूव करते हैं कि इक्वल है ना। जैसे अगर इसका रेसिप्रोकल मैं कर दूं तो हम लिख सकते हैं कि V2 बाय V1 इक्वल टू V3 बाय V4, है ना, इसका रेसिप्रोकल करके। तो ये कट गए, ये दोनों इक्वल हैं, कट गए। तो Q2 बाय Q1 क्या बचा? T2 बाय T1। ये वाले पार्ट में आपको हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होगी आपने कार्नोट इंजन नहीं पढ़ा है ना। कार्नोट इंजन अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्नोट इंजन एक बड़ा टॉपिक है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है ये वाली डेरिवेशन। हम क्योंकि ये डेरिवेशन का वीडियो है तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और एफिशिएंसी होती है ये, तो अगर Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 के बराबर है तो एफिशिएंसी हो गई ये। ठीक, ये ऑप्शनल है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, शो दैट एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। अगर हम एक ग्राफ में, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में आइसोथर्मल के लिए भी ग्राफ बनाए, एडियाबैटिक के लिए भी बनाए, तो एडियाबैटिक वाला कर्व थोड़ा स्टीप आता है, आइसोथर्मल की स्लोप कम आती है, एडियाबैटिक की ज्यादा आती है, ये हमें शो करना है। तो अगर हम वाई एक्सिस में P ले रहे हैं और एक्स एक्सिस में V ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इन ग्राफ्स की स्लोप dP बाई dV हुई। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए PV इक्वल टू K होता है। अगर हम दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल लगा के, तो P एज इट इज V का डेरिवेटिव प्लस V एज इट इज P का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो बताओ, इसको इधर ले गए, उसको डिनोमिनेटर में लाए, dP बाई dV की वैल्यू आएगी माइनस P बाई V। देखो स्लोप तो इसकी नेगेटिव ही आएगी ना, क्योंकि आप कहीं पर भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो इन ग्राफ्स पे, जैसे इस पे मैंने यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो उसका जो एंगल है वो हमेशा ऑब्ट्यूस बनेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल्स के लिए स्लोप क्या होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, अब हम बात करें एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक की इक्वेशन है PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू K। इसको डिफरेंशिएट करें, P एज इट इज V रेज टू पावर गामा का डेरिवेटिव। बच्चों x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है nx टू द पावर n माइनस 1, है ना, बाई dx होता है। बट सपोज मैं dx इधर ना लिखूं, dx को उधर ले जाऊं, तो मुझे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n मिलेगा ये। सिमिलरली यहां पे x जो है वो v है ना, वेरिएबल, और n जो है वो गामा है। तो अब आप कंपेयर कर लो कि वो फॉर्मूला यहां लगा दिया, तो P एज इट इज v वाले पार्ट का डेरिवेटिव प्लस v वाला पार्ट एज इट इज P का डेरिवेटिव dP इक्वल टू 0। यहां से dP बाई dV की वैल्यू आएगी V रेज टू पावर, देखो स्टेप 1 लिख देता हूं मैं, यहां से V रेज टू पावर गामा मैंने कॉमन लिया, यहां पे बचेगा गामा P V की पावर -1 जिसे हम नीचे ले गए इंटू dP प्लस
यहां से भी वी रेज टू पावर गामा कॉमन आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो वी रेज टू पावर गामा तो उधर जाके 0 हो गया। यहाँ डीवी बचा ना, यहाँ पे डीवी बचा, यहाँ पे डीवी बचा, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से डीपी बाई डीवी आ गया माइनस गामा इंटू पी बाय वी। और जो आइसोथर्मल की स्लोप थी वो तो सिर्फ पी बाई वी थी, और ये गामा टाइम्स ज्यादा है, और गामा होता है, यहाँ पे लिख दिया है मैं कि गामा ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि गामा होता है सीपी बाय सीवी, और सीपी 1 से बड़ा होता है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देन ऑब्वियसली दिस प्रोडक्ट इज मोर देन पी बाय वी। माइनस तो इसलिए आया, मैंने आपको बता दिया, मैग्नीट्यूड वाइज दिस स्लोप इज मोर, तो जिसकी स्लोप ज्यादा है वो ज्यादा स्टीप होगा ग्राफ में, है ना। तो एडियाबैटिक कर्व इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। तो ये सारी डेरिवेशंस हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।